नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। शिवाजी नगर खुडबुड़ा मोहल्ला के झुंगी बस्ती में सोमवार को गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, जिसमें करीब 16 घर जलकर राख हो गए। इस समय स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार की सुबह अचानक घरों से आग निकलती देखी गई। इसके तुरंत बाद मोन्टू नामक व्यक्ति ने आनन फानन में घरों में फंसे बच्चों को निकाला और आग बुझाने की कोशिश की। इसी बीच आग बुझाने के लिए अग्निशामक की छोटी गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना है कि करीब 5 घंटे तक आग जलती रही। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी कुमार है। बॉबी जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जब आग लगी थी उस वक्त यहाँ पर क्या हुआ था? कल काफ़ी आग लगने के बाद आग लगना तो एक दुर्घटना थी, पर उसके बाद प्रशासन की बहुत लापरवाही रही। 10 साढ़े 9 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी। एक फायर ब्रिगेड ONGC के पास भी है एजेंसी, एक प्रिंस चौक पे। प्रिंस चौक वाले को तो आने में देर भी लग सकती है, पर FRI के पास तो बिल्कुल रास्ता साफ है। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, और वो भी जो छोटी आई तो 300 लीटर की आई। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आई, पुलिस और वो अंदर घुसने को राजी नहीं। आग ऊपर चलती जा रही थी, ये पीछे वालों घरों के अंदर जा रही थी आग बढ़ने को। फिर जब बड़ी गाड़ी आई, इधर से फायर ब्रिगेड का पाइप लेके हम अंदर घुसे, आग बुझाई। पुलिस वाले हमें मना कर रहे कि भाई सिलेंडर फट जाएंगे, आग लग जाएगी और ज़्यादा। फिर भी हम अंदर घुसे, आग को बुझाया। अगर जो आग आगे बढ़ जाती है घरों के अंदर, और भी लोगों को नुकसान होता। पक्के घर बने हुए, ये तो किराएदार थे, पर अगर जो जिनके अपने घर है उनका नुकसान होता तो कितना भारी नुकसान होता है। ये प्रशासन की तो बहुत तगड़ी लापरवाही रही। झुग्गियों में क्या बच्चे फंसे थे अंदर में? बच्चे फंसे हुए थे, बच्चे निकाल लिए थे, लोग भाग गए थे। कुछ 4-5 एक आदमी पी के पड़ा हुआ था, इसे उठा के बाहर निकाला। अगर जिसे ना निकालते ही तो दुर्घटना होती। 4-5 बच्चे जलते, एक आदमी जलता। आग जलती रही 4-5 घंटे जलती रही लगातार। धुआं हो गया था। फायर ब्रिगेड वाले तो पीछे खड़े हो गए थे। मास्क भी था, ग्लव्स थे, ग्लव्स हमसे मांगे भी। मैंने ग्लव्स हमें दे दो, हम टीन हटा देंगे, उन्होंने दिए ही नहीं। लाला कुमार है मेरा नाम। आग लगी है 10 बजे करीब में। 10 बजे लगी हुई। मैं 10 बजे दवाई लेने जा रहा था, तो मैं उस टाइम नहीं जा पाया। मैं तो मैंने उस घर में देखा तो पूरा बेड उड जल रहा था। मैंने ऐसे कहा था, मेरे को पूरा दिन दौरा आया। फिर मैंने कहा दीदी भाग, घर में आग लगा। फिर मैंने सबको बाहर निकाला, दिया पिता को। फिर मैंने एक जीजा को अपना अंदर से निकाला, बाल्टी उल्टी झोंका। फिर उतना में एक मेरा साथी ने बाल्टी उल्टी मारा। फिर जाकर फिर बाहर से आदमी भैया लोग आया, फिर उन लोगों को मार उनको उठाया। फिर जाके फिर हम लोग उधर चले गए। तब जाकर ऊपर से पानी बरसाया, इधर से परसाया। यहाँ पे 16 परिवार रहते हैं। आग लगी वो पीछे कमरे से न पूरा बेड उड जल रहा था, मंदिर की तरफ से आता। तम्बा नहीं जल रहे थे, यही लोग जला नहीं बंद कमरे में तब बंद। मेरा नाम मोन्टू है, मैं बगल में ही रहता हूँ। ये 9 बजे करीब इन्होंने इनके घर में तांबा जला रहे थे ना, जो चुपके लाते हैं तार तूर। इन्होंने इनके घर में तांबा जला रहे थे, उसमें कुछ इन्होंने तेल ताल गिरा, चीड़ के फट्टे थे। वो चीड़ के फट्टों ने आग पकड़ी, पूरे घर में आग एकदम भड़क गई पूरी तरीके। फिर यहाँ पे भगदड़ी मच गई एकदम। तो सारे लोग तो ये यहाँ के भाग गए थे। फिर हम लोग बराबर में थे, हमें अल्लाह रुका समझ में आया, तो हम 3-4 जने लोग यहाँ पे भाग के आए एकदम। फिर हमने यहाँ बाल्टी से पानी डालते रहे। हमने फिर गाड़ी वालों को फ़ोन करा, पानी की गाड़ी को फ़ोन करा। 1.5 घंटा हो गया, वो गाड़ी नहीं आ नहीं पाई, यहाँ पे आई नहीं 1.5 घंटे से। हम 1.5 घंटे से लगे रहे उसमें पानी मारने में, तो गाड़ी 1.5 घंटे बाद आई। तो फिर इतने तो लोगों ने भी फिर सब ने धीरे धीरे देखा, जो अगल बगल के थे सब पानी मारने लगे यहाँ पे। तो फिर गाड़ी आई, तो गाड़ी भी पहले छोटी भेजी उन्होंने, वो पानी फिर ख़त्म हो गया उसमें गाड़ी में। फिर बड़ी गाड़ी उन्होंने भेजी, तो फिर कवर होता चला गया, धीरे धीरे कवर हो आया। तो 5 गाड़ी आई थी कल, फिर पानी की 1.5 घंटे बाद आई। पुलिस वाले भी बाहर ही खड़े हुए थे, बल्कि अंदर ही नहीं आए थे। फिर हमने वो मशीन लेके खुद बढ़े, अंदर ही बढ़े हम खुद, अपने आप हमने मारी यहाँ पे मशीन पूरी की पूरी। नुकसान तो 3 बच्चे थे अंदर, और वो एक पी के पड़ा था आदमी, उसे भी निकालना हमने लोगों ने। नुकसान बस ये जो इनका बेचारों के बर्तन बुर्तन जो भी होगा उनके घर में, पैसे लगते जो भी थे, वो जल गया वो बेचारा। और बाकी ये 14-15 घर थे, है ना, 14 घर। बीते दिन राजधानी देहरादून के खुडबुड़ा मोहल्ला में भीषण आगजनी हुई, जिसमें लगभग 17 परिवारों की झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बेघर हुए परिवारों के कुशल क्षेम के लिए एक तरफ जहां बिहारी महासभा और स्थानीय पार्षद विशाल कुमार ने पीड़ितों की मदद करते हुए उनके लिए भोजन और कपड़ों का प्रबंध किया, वहीं दूसरी तरफ बिहारी महासभा के पदाधिकारियों के कहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित लोगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया और पीड़ितों के लिए खाने के पैकेट, कंबल उपलब्ध कराए।
सीएम की इस पहल पर बिहारी महासभा के लोगों ने एक तरफ जहां सीएम का धन्यवाद किया, वहीं पीड़ितों को राहत पहुंची। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह के मुताबिक पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कल यहाँ पे भीषण आग लग गई थी। लगभग उसमें 17 परिवार हमारे ग्रसित हुए हैं। अच्छा ये रहा कि किसी का जान का हानि नहीं हुआ है, लेकिन लगभग इनका पूरा सामान जल के खाक हो गया है। यहाँ पे एक 500-700 गज के प्लॉट है, जिसमें लगभग 30 झुग्गी बना करके कोई लोकल यहाँ के लोग हैं जो जिन्होंने रखा हुआ था, जिसमें सारा सामान उनका जल गया है। वहाँ पे राहत सामग्री या राहत पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा जगह था। फिर भी अभी हमारे टीम कल से ही लगी हुई है, सारा जायजा ले रही है कि किनका क्या हुआ है। यहाँ पे एक लोकल पार्षद, उनके घर पे अभी सब लोग रह रहे हैं। टिका हुआ टेंट भी लगा दिया है बगल में। हम लोग बिहारी महासभा की तरफ से राशन की व्यवस्था करवाया गया है। शासन प्रशासन को फोन किया गया है कि आप उनको मदद कराएं। उनको फोन करने के बाद हमारे कमेटी के लोग जब अप्रोच किए हैं तो शासन की तरफ से भी राशन की किट दिया गया, एक परिवार को 2-2 किट दिया गया है। हमारे तरफ से इनको भोजन बना करके देने का व्यवस्था किया जा रहा है। कुछ हम लोग कमेटी की तरफ से कैश और इनको आने जाने के टिकट की व्यवस्था करा के देंगे। जब तक ये अपने जगह पे शिफ्ट नहीं हो जाते, बिहारी महासभा इनके साथ लगी रहेगी। मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्रीय लोगों का, अपने भाई बहनों का, जितने हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, मैं इसमें हमारे टिंकू है, मोन्टू है, भोला सिंह है, कुलदीप है, ये सभी लड़के जितने आसपास के हैं, बहुत लड़कों ने सहयोग करा, जिससे हमने इस आपदा में एक दूसरे का सहयोग करके इस बड़ी घटना को रोक पाए। और द्वितीय मैं जो सहयोग धन्यवाद करूंगा प्रशासन का करूंगा, क्योंकि भला ही 15-20 मिनट थोड़ा लेट से ही सही, पर समय से सब लोग आगे थे, उनकी वजह से हमें बहुत सहयोग मिला। और द्वितीय हमारा जो है सेवा भारती, हमारा आरएसएस ने बहुत सहयोग करा, और हमारी एक आसरा ट्रस्ट है, और हमारे बिहारी महासभा ने हमारा बहुत सहयोग करा। अभी आप देखिए मेरे घर में लगातार कल से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी भोजन की व्यवस्था बिहारी महासभा के द्वारा कराई गई है, और अभी किटे हमें जिला प्रशासन ने, मैं जिलाधिकारी, अपनी जिलाधिकारी महोदया सोनिया जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने प्रत्येक परिवार को 2-2 किट राहत कोष से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे भिजवाई है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। हमारे विधायक खजानदास जी, जैसी उन्हें सूचना मिली तत्काल प्रभाव स्थल पर पहुंचे, और लगातार पूरी सरकार इसमें प्रतिबद्ध है, और सभी लोग बार बार मेरे से फोन के माध्यम से, सूचना के माध्यम से लगातार संपर्क में कि क्या हो रहा है। अभी हमने लिस्ट दी है, उनके राहत कोष के चेक जो है जल्द बनने वाले हैं, उनको सहायता दी जाएगी। अभी हमारे नित्यानंद स्वामी जी, हमारे जो सब प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड सरकार के, उनके परिवार के द्वारा से भी हमें कपड़ों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक व्यक्ति, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। इस घड़ी में एक दूसरे का हम कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, और ये जनमानस जो है मेरे क्षेत्र में रहते हैं, ये मैं सभी नेताएं, जो भी लोगों ने नेतागिरी बहुत करी, कांग्रेस को मैं आरोप दूंगा, सभी यहाँ पे आके आरोप प्रत्यारोप राजनीति कर रहे, ये वोटर्स नहीं है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। ये तब भी मेरे साथ थे जब मैं नेता नहीं था, ये तब भी मेरे परिवार के लोग हैं, और आज भी मेरे परिवार के लोग हैं। चाहे हमें कहीं जगह मिले, इनाम मिले हो या ना हो, मेरे घर में महादेव के आशीर्वाद से पूरी जगह है कि 500 लोग मेरे घर में रुक सकते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, अपने मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का, और सभी का, जिन लोगों ने इसमें सहयोग करा। ऐसे ही पूरे समय में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ऐसे ही सहयोग होना चाहिए। और मुझे बहुत भावुक हूँ कल से, और अभी सेवा भारती आज जो है गैस सिलेंडर और क्या नाम है उसका, बर्तन और गद्दे रजाई जो भी उनसे हो रहा है, सभी व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। वहीं इस बात पर करण सिंह नगनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ है, जहां पर होटल रेस्टोरेंट होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे सुचारू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का भ्रमण किया। चार धाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश, मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है, उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। इसके लिए कल मैंने
टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों के साथ मुनि की रेती में गोष्ठी की और साथ ही वहाँ पैदल भ्रमण किया ताकि किस रास्ते में किस तरह से छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं, जिसके कारण यातायात जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जाम लगने की स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले हमने वो श्यामपुर फाटक को देखा, जहाँ सबसे बड़ा कारण जो है श्यामपुर फाटक की कम चौड़ाई होना है, तो उसमें अब काम जो है चौड़ीकरण का काम गतिमान है और यातायात से पूर्व वो फाटक चौड़ीकरण हो जाएगा, तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन हमारी जो नटराज चौक से आगे जब भद्रकाली होते हुए जाते हैं, तो तपोवन एक बॉटलनेक है वहाँ तक का और 53 कट्स है। कट्स माने आपके ये लगा लीजिए कि रास्ते हैं जो ठीक हाईवे में मिलते हैं और तपोवन को जाम रहित करना सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है। तो 53 कट में हर कट में करीब 40 से 45 दुकानें हैं और दुकानों होटल है, दुकानें हैं, तो वहाँ से जो यात्री है वो जब मेन रोड में आता है तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसको कैसे सुचारू रूप से किया जाए, इसके लिए वहाँ के स्थानीय अधिकारियों लेके मैंने भ्रमण भी किया था और साथ ही राफ्ट एक ऐसी है वहाँ पर, वो करीब 1000 के आसपास जो है राफ्ट चल रही है। उनकी वजह से भी जो चार धाम यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है। तो मैं देख रहा था वहाँ एक नीम बीच है, जो कोड़ियाला और ब्यासी से राफ्ट में सवार होते हैं और नीम बीच में उतरते हैं और परमिशन भी वहाँ तक के लिए दिया गया है जिला ये आपके पर्यटन अधिकारी के द्वारा। लेकिन आपे नीचे आपका जो है खारा स्रोत और लक्ष्मण झूला और उससे भी नीचे कई पॉइंटों पर आके लैंड करते हैं, फिर वहां से जब वो दोबारा जाते हैं तो इसी जाम वाले एरिया से होते हुए जाते हैं। तो ये भी एक है, तो उसको सख्ती से नीम जो बिच है वहीं तक रोकना एक प्रायोरिटी रहेगा। इसके लिए फिर पुनः मीटिंग की जाएगी वहाँ के जो स्टेक होल्डर है उनके साथ, ताकि यातायात एनी हाउ ये छोटी छोटी बातों को देखकर कि कैसे सुचारू रूप से हो। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव की घड़ियां अब धीरे धीरे करीब आने लगी है। अधिसूचना हाई कोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न करने के शपथ पत्र के अनुरूप शासन तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14 के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। इसके बाद चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर अध्यादेश के जरिए सरकार अधिनियम में संशोधन कर सकती है और इसी आधार पर निकाय चुनाव होंगे जैसे संकेत मिल रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, अपने स्तर से काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन पर भी इसकी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि पर मंथन भी चल रहा है और चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ने के लिए उस पर विचार हो रहा है। करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। नगर निकाय के चुनाव भी अब सर पे ही दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अपने माइक्रो स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन के अंदर इस पर चर्चा भी चल रही है, हम लोग अपना मंथन भी कर रहे हैं। और जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा नगर पालिका के आक्रोशित व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए और मनमानी व लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नालियां क्षतिग्रस्त तथा चौंक पड़ी है। नालियों में गंदगी का अंबार है पड़ा हुआ है। मच्छरों और कीटों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। साथ ही जगह जगह लगे वाटर कूलर भी सूखे पड़े हैं। शहर में सफाई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है और शहर की लाइटिंग व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है।
जिससे जनता काफी त्रस्त और परेशान है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट ने अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला को मौके पर तलब कर जहरीले कीट मच्छरों से निजात हेतु शहर में तुरंत फॉगिंग कराने सहित सभी समस्याओं के तत्काल निवारण का निर्देश दिया। वहीं अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्य बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में फॉगिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है, बाकी समस्याओं का भी तत्काल समाधान किया जाएगा। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नगरवासी हैं मिलकर के एसडीएम साहब को हमने अवगत कराया कि जो खटीमा में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है और जो नालियां गंदगी पड़ी हुई है, फटी पड़ी हैं गंदगी से, उनकी सफाई व्यवस्था और मच्छरों के फॉगिंग मशीन आज चलाने का हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है। और उन्होंने आज हमें आश्वस्त किया कि आज अभी और इसी समय से फॉगिंग मशीनें शहर में चलाई जाएंगी, जिससे मच्छरों से निजात मिले और जो नालियों जो बजा रही हैं गंदगी से, उनकी भी सफाई का काम तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया जाएगा। तो हम आज इसी संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मिशन है स्वच्छ हमारा खटीमा, तो उस खटीमा को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग सब लोग लगातार तत्पर हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारे नगरवासी सब लोग मिलजुल कर इस खटीमा को स्वच्छ बनाने का हमने संकल्प ले रखा है। उसके प्रति आज हम लोग प्रशासक महोदय को जागरूक करने आए थे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आज ही ये जो फॉगिंग मशीन है उसको चलाने का निर्देश दिया है ईओ को, और हम चाहते हैं कि ये तत्काल कार्रवाई पूरी हो। जैसे कि इस समय गर्मी के प्रकोप के कारण मच्छरों की समस्या हुई है, तो नगर पालिका द्वारा जो इनके हमारे छिड़काव वाले टैंकरों से छिड़काव करवाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे पास कर्मचारी कम हैं, हमने और जो कर्मचारी थे वो हमारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, इस कारण से प्रॉपर तरीके से छिड़काव नहीं हो पाया। अब हमारे द्वारा फॉगिंग मशीनें जो हमने परचेज कर रखी हैं और छिड़काव मशीन जो उससे लगातार छिड़काव हो रहा है। 1 मई से जो कि हमारा जून के समय में हर प्रतिवर्ष नाला सफाई गैंग लगाया जाता है, वो 1 मई से कार्य करेगा, क्योंकि खटीमा नगरपालिका क्षेत्र बढ़ गया और कर्मचारियों का अभाव है, इस वजह से हमें नाला सफाई गैंग लगाना पड़ा। हमारे द्वारा 11 अप्रैल से फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन बीच में आचार संहिता के में जो हमारे कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, इस वजह से फॉगिंग रोक दी गई थी और जिसे प्रॉपर फिर से करा जा रहा है। कुछ समस्याएँ थी, जैसे मच्छरों का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है, नालियाँ साफ नहीं है और भी अन्य समस्याएँ हैं, जैसे कूलर जो लगे हैं उनमें पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और साथ ही जो लाइटें हैं वो खराब हो गई है। तो नगर पालिका ईओ साहब मेरे साथ ही आए थे और मैंने उनको निर्देशित भी कर दिया कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर फॉगिंग आज से ही शुरू करें, दवाइयों को छिड़काव करें ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो। साथ ही साथ नालियों की सफाई भी करें, अगर और अन्य कर्मचारी की उनकी आवश्यकता है तो वो भी ले लें। हम उनको उसके अथॉरिटी दे देंगे कि आप कुछ कर्मचारी और रख लें, जिससे कि जो हमारी सफाई व्यवस्था है वो सुचारू हो सके। जो लाइटें ख़राब है उनको भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा जितना हो सके। और जो वाटर कूलर्स हैं हमारे 60 हैं यहाँ पर, 20-25 करीब हमें फंक्शनल स्टेज में आ गए। जहाँ जहाँ हमें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी तो उनका सभी 60 का 60 का हम कनेक्शन भी करवा देंगे ताकि लोगों को। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा स्थित वन मोहलिया गांव के पास झाड़ियों से 21 पेटियों में रखे हुए 21,000 लाइटर बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि थाना झनकैया में पुलिस द्वारा सोमवार को मुखबिर की सूचना पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित ग्राम वन मोहलिया में पूजा पत्नी ओमनाथ सागर के घर के बाहर झाड़ियों के पीछे से 7 कट्टों में रखे हुए कुल 21 पेटी लाइटर बरामद किए गए हैं। 21 पेटियों के अंदर 420 छोटे डिब्बियों में कुल 21,000 लाइटर रखे गए थे, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस द्वारा अग्नि आवश्यक कार्रवाई करते हुए कस्टम विभाग की रिपोर्ट प्रेषित किया जा रहा है। इस गश्त मामूल थी, पुलिस को सूचना मिली कि जो वन मोहलिया है सीमावर्ती जो हमारा गांव है राष्ट्रीय बॉर्डर पे, उस पर एक घर के सामने किसी झाड़ी में वो रखे हुए लाइटर कट्टू में रखे हुए हैं। इस पर जो पुलिस की मौका मुआयना किया तो वहाँ 7 कट्टे हुए लगभग 21,000
हमें लेटर मिले हैं। जिस तहकीकात की गई तो उसमें अर्जुन नाम के व्यक्ति का होना बताया गया है। सारे सामान कब्जे लिया गया है, कस्टम विभाग को सुपुर्द किया गया है। अग्रिम कार्रवाई अग्निशमन विभाग वाहनों और संसाधनों की कमी के कारण काम करने के लिए मजबूर हो रही है। अभी होम टेंडर 28 और वाटर टैंक 70 उपलब्ध है, लेकिन 45 वाहन 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। साथ ही पोर्टेबल पंप कैरिंग व्हीकल 22 है, लेकिन यह भी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। वहीं बता दें कि फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं। इनमें से करीब 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो 18 साल से ऊपर यानी आपकी अपनी उम्र पा चुकी है। आपको बता दें कि 15 साल पुराने वाहनों को दौड़ा रहे फायर कर्मी केंद्र सरकार के नियमानुसार 15 साल की मियाद पूरी कर चुके। ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं चल सकते, लेकिन विभाग में वाहनों की कमी के चलते फायर कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं वाहनों को दौड़ा रहे हैं। वाहनों की स्थिति को देखते हुए आरटीओ ने भी आगे रजिस्ट्रेशन करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। जहाँ तक संसाधनों की बात है कि भाई अगर वाहन मशीन उपकरणों की बात है तो वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर हैं, 48 टोटल फायर स्टेशन हैं हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल रीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक होम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है। बट उसमें विडंबना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स हैं जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, उनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने कुछ विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने कुछ उसमें वाहनों की क्विक रिस्पांस व्हीकल्स की मांग की है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। इसमें हमने 24 से 25 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स मांगे हैं जो कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। अपनी रीच और एक्सेस बढ़ाने के लिए वो रेस्क्यू के साथ साथ फायर का भी कार्य करेंगे, फायर फाइटिंग का भी। और रिप्लेसमेंट के लिए हमने इसमें भारत सरकार को भी जो है इसमें 15 फाइनेंस कमीशन में होम टेंडर वाटर टेंडर की मांग करी है इसमें। तो संसाधन तो पर्याप्त है, किंतु ये है कि अब उसमें समय ये आ गया कि जो भी मशीनरी पुरानी। फिलहाल के लिए अपन उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे ARME न्यूज के साथ। नमस्कार।